जय हिंद। मैं विकी कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। प्यारे बच्चों, आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूं ना, ये है कक्षा 11वीं का व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो 10वीं पास करके 11वीं में आ चुके हैं, तो इकोनॉमिक्स उनके लिए ना थोड़ी सी अलग लग रही है, यानी एक तरीके से नया सब्जेक्ट है। कहने के लिए नया नहीं है, क्योंकि वो 10वीं में 11वीं में मतलब 10वीं में वो पढ़ चुकी हैं। 10वीं में जो उनका अर्थशास्त्र था उसके अंदर उन्होंने पढ़ा होगा पालमपुर गांव की कहानी, निर्धनता क्या है, यानी कि छोटी मोटी चीजें पढ़ी। अब वहां पर अपने छोटी मोटी चीजें इसलिए पढ़ी ताकि आपको थोड़ा सा ये ज्ञान हो जाए कि अर्थशास्त्र एक्चुअल में है क्या। 11वीं में आकर के आपको उससे ज्यादा पढ़ना है इसलिए। तो अब जो 11वीं क्लास के अंदर आपका अर्थशास्त्र शुरू होने जा रहा है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक तरीके से एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके लिए जिसमें आप एक देश के बारे में, विदेश के बारे में, अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में समझेंगे। ठीक है ना। लेकिन उससे पूर्व जो बच्चे अभी अर्थशास्त्र में ले तो चुके हैं एडमिशन, मतलब अर्थशास्त्र, किसी ने आर्ट्स विद इको लिया होगा, किसी ने कॉमर्स लिया होगा, तो इकोनॉमिक्स तो दोनों के पास होगी, है ना। तो अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप विकास स्टडी पॉइंट पर आ चुके हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा और इस तरीके से पढ़ाया जाएगा ना कि आपने एक बार पढ़ लिया तो दोबारा रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस समय आपको प्रॉपर टाइम देना, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इस चीज को स्टार्ट करते हैं। और इस व्यष्टि अर्थशास्त्र को मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बनाने चाह रहा हूँ। कैसे? आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो हम गांव जाते थे नानी के यहाँ या फिर दादाजी के यहाँ, तो नाना या नानी, दादा या दादी, कोई भी हमें कुछ ना कुछ कहानी सुनाता था। अपने जीवन से संबंधित हो गया या किसी और चीज से संबंधित हो गया, तो बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से उस कहानी को हम सुनते थे, क्योंकि बड़ा मजा आता था बचपन में। हमारा बचपन ही कुछ इतना मीठा होता था कि सब कुछ अच्छा लगता था, कोई टेंशन ही नहीं, ना पढ़ाई की ना किसी और चीज की, बस मजे ही मजे हो लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मनोरंजन कम हो जाता है, नहीं, मनोरंजन भी हमारा बढ़ता है अगर हम सही राह पर चल रहे हैं तो। ठीक है, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि हर एक बच्चों को ना कहानी में बड़ा इंटरेस्ट आता है, उसके अंदर क्या घटना घटी, कौन कौन सा कैरेक्टर था, ये बड़े अच्छे से याद रहता है। तो कुछ उसी थीम पर मैं आपको ये पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, आपका पहला चैप्टर व्यष्टि अर्थशास्त्र का, जिसका नाम है अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। क्या नाम है? अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अब ये इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों अलग अलग धारणाएं हैं, सेम नहीं है, चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट कैसे करने जा रहा हूं, तो अब ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे लेने के लिए जा रहा हूँ दो कैरेक्टर। अब वो दो कैरेक्टर कौन है? आप बड़े परिचित होंगे इससे। इसका नाम तो आपने बचपन में सुना ही होगा। एक का नाम है चंगू, ठीक है, और दूसरे का नाम है मंगू। ये दोनों के दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, बड़े पक्के दोस्त हैं। ठीक है, दोनों 10वीं पास कर चुके हैं और एक ही स्कूल में जाकर के एडमिशन लेते हैं। ठीक है, चंगू को क्या मिलता है? चंगू को मिलता है आर्ट प्लस इको, यानी कि आर्ट्स विद इको लेता है। और जो मंगू होता है वो क्या लेता है? वो कॉमर्स लेता है। कॉमर्स इसलिए लेता है क्योंकि उसको मैथ में बड़ा मजा आता है, तो इस वजह से कॉमर्स लेता है। ठीक है, अब दोनों ने सब्जेक्ट अपना अपना चुन लिया, एडमिशन हो चुका। अब कॉमन सब्जेक्ट क्या है इन दोनों के अंदर? इसके पास भी इंग्लिश है, इसके पास भी इंग्लिश है, तो ये तो कॉमन सब्जेक्ट हुआ। लेकिन इसके अलावा इकोनॉमिक्स इसके पास भी है, चंगू के पास भी इकोनॉमिक्स है, मंगू के पास भी इकोनॉमिक्स है, दोनों के पास इकोनॉमिक्स कॉमन सब्जेक्ट हो गया। और ये दोनों के लिए एक तरीके से नया ही है, क्योंकि इससे पूर्व इन्होंने इतने अच्छे से इकोनॉमिक्स को नहीं समझा था। अब क्या हुआ, इन दोनों के टीचर ने इनका फर्स्ट चैप्टर करा दिया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर दोनों के दोनों संडे को मिलते हैं और एक डिस्कशन करते हैं कि यार चंगू, मंगू कहता है चंगू से, यार चंगू, यार मेरे टीचर ने पढ़ा तो दिया है, समझ में काफी कुछ आया, बट कुछ चीज समझ में भी नहीं आई है। चंगू ने कहा यार मेरे साथ भी ऐसा ही है, टीचर ने मुझे पढ़ाया तो है पर मेरी भी कुछ चीजें समझ में नहीं आई। तो फिर मंगू ने कहा ऐसा एक काम करते ना, जो चीज मुझे समझ में नहीं आई वो मैं तेरे से पूछ लेता हूँ, तू मुझे क्लियर कर दियो, और जो चीज तुझे समझ में नहीं आई वो तो मुझसे पूछ लियो, वो मैं तेरे को क्लियर कर दूंगा। उन्होंने कहा अरे वाह, ये तो बड़ा ही ग्रेट आइडिया है। उन्होंने कहा चल ठीक है। तो इन दोनों की चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। अब देखिए हमारे चैप्टर का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे, उसके बाद अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे।
तो चंगू का सबसे पहला सवाल आता है मंगू के लिए। चंगू कहता है यार चल तू बता अर्थशास्त्र होता क्या है। मंगू ने कहा अरे बहुत सिंपल है, अर्थशास्त्र एक विषय वस्तु है। क्या है? एक विषय वस्तु, मतलब एक सब्जेक्ट मैटर है। तो चंगू ने कहा यार समझा नहीं। तो मंगू ने कहा देख तेरे पास इंग्लिश है ना? चंगू ने कहा हाँ है। तेरे पास हिंदी भी होगी? चंगू ने कहा हाँ बिल्कुल भी है। तो जब तेरे पास इंग्लिश है, हिंदी है, इसे तू पहली क्लास से पढ़ता हुआ आ रहा है, इसके अंदर क्या क्या चीजें बताई जाती है तू समझ चुका है ना? मतलब जो कंटेंट्स इसके रहने होंगे, इंग्लिश के ग्रामर हो गए, कोई कहानी हो गई या कुछ पोयम हो गया। इसी प्रकार हिंदी के अंदर गद्यांश हो गए, काव्यांश हो गए, पद्यांश हो गए, वो सारी चीजें इसके अंदर हिंदी के अंदर पढ़ाई जाती है। ठीक वैसे ही हमारा जो अर्थशास्त्र है वो भी तो एक सब्जेक्ट हुआ ना। अब उस सब्जेक्ट के अंदर अर्थशास्त्र से संबंधित चीजों के बारे में बताया जाता है। तो चंगू ने कहा चल ये तो समझ में आ गया, अब बताया किसके बारे में जाता है। तो मंगू ने कहा चल ये तो क्लियर हुआ ना कि एक विषय वस्तु है। अब इसके अंदर ना दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंध के बारे में बताया जाता है। क्या? जो हमारे स्कार्स रिसोर्सेस होते हैं, कौन से स्कार्स रिसोर्सेस, उनका रेशनल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ये बताया जाता है। फिर चंगू ने कहा यार दुर्लभ संसाधन, अब ये कहां से आ गया, ये तो समझ में नहीं आया मुझे। तो मंगू ने कहा फिकर नॉट। दुर्लभ का मतलब क्या होगा? दुर्लभ का मतलब हो गया स्कार्स, और शाब्दिक अर्थ इसका होता है सीमित यानी कि कम। चंगू ने कहा कैसे? तो मंगू ने कहा अच्छा तो ये पता है कि हमारे भारत में पेट्रोल है ना? चंगू ने कहा हाँ बिल्कुल है। हमारे भारत में डीजल भी है? चंगू ने कहा बिल्कुल है। फिर उसने कहा हमारे भारत में कोयला भी है ना कोयला? उसने कहा है। लेकिन क्या तेरे को ये पता है कि इन चीजों को बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं? चंगू ने कहा हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, मैंने 10वीं में भी पढ़ा है, भूगोल की जो हमारी बुक है उसके अंदर भी, ज्योग्राफी में पढ़ा था इसके बारे में कि इन चीजों को यानी कि जो हमारे फॉसिल्स होते हैं इनको बनने में काफी साल लग जाते हैं। एग्जैक्टली। तो जब काफी साल लग जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हो कि एक ही बार में इतना बन जाएगा कि कभी खत्म ना हो। ये इतना बना होगा, एक सीमित मात्रा में बना होगा कि जैसे जैसे उसका इस्तेमाल हम करते जाएंगे वैसे वो घटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। मानता है कि नहीं मानता? चंगू ने कहा बात तो बिल्कुल तेरी सही है। तो मंगू ने कहा ठीक इसी प्रकार जैसे कि हमारा पेट्रोल, डीजल, कोयला आने वाले लगभग 2050 तक लगभग समाप्त हो जाएंगे ना। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये संसाधन है हमारे पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये दुर्लभ है यानी कि सीमित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कोई भी ऐसी चीज जो हमारी आवश्यकता की तुलना में यानी कि जितनी हमें जरूरत है उससे बहुत कम है, तो उन संसाधनों को हम दुर्लभ कहते हैं, स्कार्स कहते हैं। और संसाधन यानी कि रिसोर्सेस, संसाधन क्या होते हैं? वो हर एक चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, जैसे कि कॉपी, किताब, टीवी, फ्रिज, हर एक चीज यार जो हमारी जरूरत को पूरा करता है कहीं ना कहीं, वो सब कुछ संसाधन है। आए समझ? चंगू ने कहा अब मुझे क्लियर हो गया, अब मुझे ये पता चल रहा है कि अर्थशास्त्र एक विषय वस्तु है। दूसरी बात, ये दुर्लभ संसाधनों का ना विवेकशील प्रबंध करता है। चल दुर्लभ संसाधन समझ में आ गया। अब विवेकशील प्रबंध का मतलब क्या हुआ? तो विवेक का मतलब होता है बुद्धि और प्रबंध का मतलब होता है मैनेजमेंट। इट मीन्स इसको हम इस तरीके से मैनेज करें, मतलब मैं इसका इस्तेमाल पेट्रोल का, डीजल का, कोयले का इस्तेमाल मैं इस तरीके से करूं कि मैं अपने लेवल पर भी लाभ कमा सकूं, तेरे लेवल पर भी लाभ कमा सकूं, और जो मेरी आने वाली जनरेशन है ना उनके लिए बचा भी पाऊं। इसको कहते हैं हम रेशनल मैनेजमेंट यानी कि विवेकशील प्रबंध, कि मेरा काम भी पूरा हो जाए और उसको इस तरीके से मैं बचा पाऊं कि आने वाली जनरेशन भी उसका लाभ उठा पाए। ठीक है ना? उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि व्यष्टि स्तर यानी कि मेरे लेवल पर और साथ ही साथ समष्टि स्तर यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लेवल पर, दोनों के आधार पर मेरा लाभ मैक्सिमाइज हो, यानी कि जो मेरा प्रॉफिट हो वो मैक्सिमाइज हो। तो इसी को कहते हैं अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र इन्हीं चीजों के बारे में बताने का कार्य करता है। अब आए समझ? चंगू ने कहा अरे वाह यार तूने तो बड़े आसान तरीके से समझा दिया मुझे। मंगू ने कहा बस यही समझाया था मेरे टीचर ने। तो अब बता चंगू कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? तो उसने कहा बहुत सिंपल है, अर्थशास्त्र वह विषय वस्तु है जो दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंध पर
इस प्रकार से केंद्रित है जिससे व्यष्टि स्तर के साथ साथ समष्टि स्तर पर भी लाभ अधिकतम हो जाए। मंगू ने कहा वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत सही जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दुर्लभ संसाधन भी हमने समझ ही लिया कि हमारा क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है आर्थिक समस्या, जिसे हम चयन की समस्या भी कहते हैं। अब फिर यहाँ पर आ गया हमारा दो कैरेक्टर। कौन? अरे चंगू मंगू भाई, इसी की कहानी तो चल रही है ना, तो इनको तो बार बार लेना हमारे लिए तो जरूरी बन जाता है कि नहीं? तो फिर यहाँ पे क्या सवाल उत्पन्न होता है? यहाँ पे सवाल ये उत्पन्न होता है कि आर्थिक समस्या क्या है, जिसे हम चयन की समस्या भी कहते हैं। तो अब ये सवाल आता है किसके सामने? ये सवाल आपका आता है चंगू के सामने। ठीक है, चंगू क्या कहता है? चंगू कहता है यार मुझे ये तो समझ में आ गया कि अर्थशास्त्र क्या, उसकी परिभाषा समझ में आ गई। अब मुझे ये बता कि ये आर्थिक समस्या क्या होती है, और तू कह रहा है कि इसे हम चयन की समस्या भी कहते हैं। समझ में नहीं आया। तो फिर मंगू ने जवाब दिया, अरे यार तू इस पे घबरा गया, ये तो और भी आसान है। चंगू ने कहा कैसे भाई, तेरे लिए सारी चीजें आसान कैसे हो जाती है यार, मुझे तो समझ में भी नहीं आता। मंगू ने कहा तू फिक्र क्यों कर रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ। उसने कहा अच्छा ठीक है, बता फिर आर्थिक समस्या क्या होती है। तो फिर मंगू ने बताया किसी भी अर्थव्यवस्था में सीमित संसाधन, सीमित संसाधन का मतलब हमारे दुर्लभ संसाधन से ही है, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती, और ये इन तीन कारणों से उत्पन्न होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारी जो आर्थिक समस्या है ना, वो तीन कारणों के कारण उत्पन्न होती है। कौन कौन सी? पहला है हमारा असीमित आवश्यकता यानी कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, दूसरा है हमारी सीमित संसाधन यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज, और तीसरा है हमारा ऑल्टरनेटिव यूजेस यानी कि वैकल्पिक प्रयोग। ठीक है, चंगू ने कहा अच्छा ये तीन चीज है क्या, समझ में नहीं आया। तो मंगू ने कहा देख, तुझे इतना पता है कि इंसान की जो चाहत होती है ना, वो कभी खत्म नहीं होती। अगर मैं तेरे को अभी एक 20,000 का फोन दे दूं ला करके, तो तू उसे 1 महीने 2 महीने ज्यादा 6 महीने आराम से चलाएगा। फिर नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी और उससे ज्यादा प्राइस में तेरे को दिखेगा, तेरे को और अच्छा क्वालिटी का कैमरा चाहिए और ज्यादा रैम चाहिए, तो फिर 25,000 पे दौड़ेगा, 30,000 पे दौड़ेगा, यानी कि और ज्यादा मन करेगा। अब तो कभी भी 20,000 से नीचे की नहीं सोचेगा। अब जब भी सोचेगा तो 20,000 से ऊपर की ही सोचेगा कि मेरे पास जो फोन है या तो उसके बराबर की वैल्यू का आए या उससे ऊपर की आए। अगर क्वालिटी हो इससे ज्यादा तो भले ही थोड़ा नीचे जा सकता है, तो 18,000 17,000 जा सकता है, लेकिन क्वालिटी 20,000 वाली प्राइस के अंदर जो वस्तु मिल रही है उससे ज्यादा हो तो, है कि नहीं? चंगू ने कहा बात तो सही है। ठीक इसी प्रकार जब हमें पता है कि हर एक इंसान की चाहत इतनी ज्यादा होती है कि उसको जितना दो उसके लिए उतना ही कम है, वो और डिमांड करेगा, वो और ज्यादा डिमांड करेगा, यानी कि आवश्यकताएं उसकी बहुत ज्यादा है। उसको कार चाहिए, बंगला चाहिए, घोड़ा चाहिए, मतलब क्या क्या नहीं चाहिए, सब कुछ उसको अच्छा चाहिए, और उसकी आवश्यकताएं कभी खत्म ही नहीं होने वाली, है कि नहीं? ठीक है, लेकिन माना कि उसकी आवश्यकता कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जो संसाधन है भाई धरती के ऊपर वो तो सीमित है ना। वो तुझे भी चाहिए, वो मुझे भी चाहिए, लेकिन मिलेगा उसी को जो उसका सही दाम चुकाएगा, है कि नहीं? चंगू ने कहा हाँ बात तो सही है, लेकिन एक चीज और ध्यान दे, हमारे पास जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। चंगू ने कहा वैकल्पिक प्रयोग यानी कि ऑल्टरनेटिव यूजेस, ये कैसे? तो मंगू ने कहा कि मान लिया तेरे पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। ठीक है, अब 100 रुपए का तेरे घर में मान के चल कि तेरी मदर है, ठीक है, वो बीमार है, ठीक है, और एक तरफ है तेरी गर्लफ्रेंड, ठीक है, एक तरफ तेरी मम्मी है और एक तरफ तेरी गर्लफ्रेंड है। मम्मी की तबीयत खराब है और तेरे को 100 रुपए की डॉक्टर ने कहा कि दवाई दे दो वरना तबीयत और खराब हो जाएगी। गर्लफ्रेंड की अलग से डिमांड, मुझे पिक्चर देखना, नई नई पिक्चर आई है बेबी, चलो ना पिक्चर देखने के लिए, ठीक है, ये कहती है। तो अब ये बता कि तू 100 रुपए का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टिकट खरीदेगा या उस 100 रुपए से अपनी मदर के लिए दवाई खरीदेगा? तो चंगू ने कहा यार ये तो बहुत बड़ा लफड़ा है, मम्मी को नहीं देखूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मम्मी की तबीयत और खराब हो जाएगी, लेकिन गर्लफ्रेंड को नहीं देखूंगा तो गर्लफ्रेंड बुरा मान जाएगी। यार तूने मुझे कहाँ फंसा दिया? अरे सिंपल सी बात है ना यार, इस वक्त तो कुछ जरूरी क्या लग रहा है? तेरी मम्मी की तबीयत तेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है गर्लफ्रेंड को पिक्चर दिखाना? तो चंगू ने कहा ऑफकोर्स मेरी मम्मी की तबीयत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ठीक हो जाएंगी तो गर्लफ्रेंड को पिक्चर तो मैं बाद में भी दिखा सकता हूँ, और कौन सी पिक्चर भागी जा रही है? तो मंगू ने कहा करेक्ट। तो यहाँ पर क्या कर रहा है तू? सिलेक्शन कर रहा है ना, चयन कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है?
यहाँ तू चयन कर रहा है कि ये 100 रुपये या तो तू मम्मी के लिए दवाई ले ले या फिर 100 रुपये की तू अपने गर्लफ्रेंड के लिए टिकट खरीद ले। तो यहाँ पर तेरे साथ समस्या कौन सी आ गई? चयन की समस्या आ गई। और तेरे पास यूजेस कितने हैं? 2 यूजेस हैं, या ऑल्टरनेटिव यूजेस हो गए ना, 2 प्रकार के यूजेस हो गए। तो यहाँ पर तू चयन कर रहा है, तो इसीलिए इसको कहा गया है चयन की समस्या। और क्योंकि ये आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित एक तरीके से, और हमारा पैसे से संबंधित हर एक चीज है, हर एक वस्तु है, इसलिए ये आर्थिक समस्या। तो हमारी आर्थिक समस्या ही हमारी चयन की समस्या है, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ही हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं, जो 3 कारणों से उत्पन्न होती है: असीमित आवश्यकता, सीमित संसाधन और वैकल्पिक प्रयोग। अब मुझे उम्मीद है चंगू कि तुझे अब समझ में आ गया होगा कि आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं। तो चंगू ने कहा, अरे वाह यार, तू तो सच्ची में ग्रेट है, कितना बढ़िया समझाया तूने, सही में अब मुझे पता चला आर्थिक समस्या क्या होती है। तो मंगू ने कहा, अच्छा बता फिर क्या होती है। तो चंगू ने कहा, आर्थिक समस्या हमारी वो समस्या होती है जो 3 कारणों से उत्पन्न होती है, जिसमें हमारा सीमित आवश्यकताएं आ जाती हैं, सीमित संसाधन आ जाता है और वैकल्पिक प्रयोग आ जाता है, और इसी की वजह से इसको हम चयन की समस्या भी कहते हैं। आया? यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही हमारा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। क्लियर? तो मंगू ने कहा, वेरी गुड, तूने बहुत अच्छे से इसकी परिभाषा बताई। चलो अब चलते हैं हम तीसरे कंसेप्ट पर। ठीक है, ठीक है। अब तीसरा कंसेप्ट क्या है हमारा? तो तीसरा बड़ा इजी है। कैसे? देखते हैं ना, तभी तो समझ में आएगा। ओह, ये क्या हो गया? ये इकोनॉमिक्स तो यहाँ पे पीछे छिप गया। पता है क्यों छिप गया? क्योंकि ये समझ गया कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ये मुझे पूरा खा जाएंगे, और ये डर रहा है कि बच्चे अगर मुझे पूरा खा गए तब तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो मुझे पूरा पूरा समझ जाएंगे कि मैं हूं क्या, और यही तो हमें करना है। तो अब यहाँ पे क्या है? तो फिर से वही 2 कैरेक्टर आ गया। कौन? चंगू और मंगू। यार इनको कैसे भूल सकते हैं, यही तो हमारे सब चीज को क्लियर करते जा रहे हैं। अब फिर चंगू का सवाल मंगू से, क्योंकि मंगू थोड़ा सा ज्यादा बुद्धिमान है चंगू से, इसलिए। तो चंगू ने मंगू से कहा, अच्छा ये बता, मुझे समझ में आ गया कि अर्थशास्त्र क्या होता है, मुझे ये भी समझ में आ गया कि जो आर्थिक समस्याएं होती हैं वो किन कारणों से उत्पन्न होती हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम चयन की समस्या भी कहते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब ये बता, अर्थशास्त्र के कोई बेटे बेटे भी हैं क्या? तो मंगू ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, अर्थशास्त्र के बेटे हैं ना। तो फिर चंगू ने कहा, अच्छा कितने बेटे हैं? तो इसके 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। कौन कौन से? एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। ये इसके 2 अंग है, 2 अनमोल रत्न है इसके, जिसके बिना यह अर्थशास्त्र अधूरा है। तो चंगू ने कहा, अच्छा तो ये बता, इनमें से बड़ा बेटा कौन है, छोटा बेटा कौन है? तो मंगू ने कहा, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, व्यष्टि माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये छोटा बेटा है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये बड़ा बेटा है। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी भी बहुत है और इसकी जिम्मेदारी भी अपने लेवल पर बहुत है, यानी कि दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, जिसे ये दोनों बखूबी निभाते हैं। ठीक है, चल ठीक है। अब ये बता, व्यष्टि अर्थशास्त्र है क्या? तो मंगू ने बताया, बहुत सिंपल है यार, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक शाखा है। शाखा मतलब एक ब्रांच हो गया, क्योंकि हमने अभी इसका पढ़ा कि छोटा बेटा है, तो इसी तरीके से इस बेटे को हमने शाखा मान लिया। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें आर्थिक मुद्दों और आर्थिक समस्याओं, अब आर्थिक समस्या क्या थी तो हमने समझ चुके हैं ना। अभी बोल रहा है आर्थिक मुद्दों, आर्थिक समस्याओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अब किस स्तर पर किया जाता है? व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। चंगू ने कहा, यार समझ में आकर भी समझ में नहीं आया। तो मंगू ने कहा, टेंशन मत ले, तेरे को मैं फिर से बताता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच economic issues and economic problems are studied at the individual level। मतलब जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, हमें पता चलेगा अर्थशास्त्र का एक छोटा बेटा है, एक शाखे के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसका काम ये होता है कि आर्थिक समस्याएं और आर्थिक मुद्दों का ना अध्ययन करता है। अब अध्ययन जो करता है ना, वो इंडिविजुअल लेवल पर करता है, व्यक्तिगत स्तर पर करता है। ये सभी को लेकर नहीं चलता। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, ये सभी को लेकर नहीं चलता। ये क्या करेगा, अगर इसको अध्ययन करना ना, मान लेके चलते हैं कि एक फर्म है। मंगू ने कहा कि मान ले एक फर्म है, अब वो केवल एक फर्म है। ठीक है, अब उस फर्म के अंदर जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी,
ठीक है, जो भी इसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इसके इकोनॉमिक इश्यूज होंगे, तो उस इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ये केवल एक कंपनी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। तो जब हम केवल एक व्यक्ति, एक फर्म, एक परिवार के आर्थिक मुद्दों और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं ना, तो वो सब कुछ किसके अंदर आ जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आ जाता है। आया समझ? चंगू ने कहा अच्छा अच्छा, आप समझ में आया। इसका मतलब तो ये कहना चाह रहा है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, ये तो एक शाखा होगी उसकी, लेकिन ये इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये होता है कि आर्थिक मुद्दों और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है, स्टडी करता है। और किस लेवल पर करता है? तो व्यक्तिगत लेवल पर, यानी कि ये 10 परिवारों को लेकर नहीं चलता, ये 10 को अलग अलग लेके चलेगा। यानी कि मान लिया जाए कि 10 फैमिली है, ठीक है, 10 फैमिली है, तो 10 फैमिली की प्रॉब्लम्स को एक बार में नहीं समझेगा, हर इन 10 में से हर एक की फैमिली को अलग अलग करके समझेगा, अलग अलग। और अगर 10 को एक साथ समझा जाए तो ये इसका काम है, समस्या शास्त्र का। आया समझ? हाँ चल ठीक है, अब मैं समझ में आ गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। अब आगे बता कि और इसका आगे क्या कार्य होता है। चल ठीक है, चलते हैं आगे, आगे इसका क्या कार्य होता है। तो ये देख, अब हमें ये पता चल गया था कि अर्थशास्त्र का छोटा बेटा व्यष्टि अर्थशास्त्र है, बड़ा समष्टि है। लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र भी क्या है? एक पिता है, क्योंकि इसकी भी तो अपनी जिम्मेदारियां है ना, इसको भी अपना परिवार पालना है। तो इस वजह से इसके 3 संतानें हैं, एक ये है, एक ये है, और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों मिल करके इसका कार्य करती हैं। अच्छा, फिर चंगू ने कहा चल ये तो समझ में आ गया मुझे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। अब तूने ये भी बता दिया कि ये इसके 3 पार्ट हैं, लेकिन ये काम कैसे करते हैं यार? तो मंगू ने कहा वेरी सिंपल। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, यानी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, और इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। और ये क्या है? ये थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर या थ्योरी ऑफ सप्लाई, यानी उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। अब इससे समझ में आ रहा है तेरे को, यहाँ बात कर रहा है उपभोक्ता की। उपभोक्ता की किसकी बात कर रहा है? ये उपभोक्ता व्यवहार की बात कर रहा है, और जो व्यवहार को जिस तरीके से बताया जाए उसे सिद्धांत कह दिया गया। चल ठीक है, लेकिन बताया क्या गया ये तो बता मुझे। अरे बड़ा सिंपल है, देख, उपभोक्ता, हमें पता है कि तू भी एक कंज्यूमर है, मैं भी एक कंज्यूमर हूं, ठीक है, चंगू भी कंज्यूमर है, मंगू भी कंज्यूमर है, हम दोनों क्या हैं? एक उपभोक्ता हैं, है ना। इसी प्रकार से मेरी फैमिली में जितने भी सदस्य हैं वो भी किसी ना किसी चीज के उपभोक्ता हैं। इसी प्रकार तेरी फैमिली में जितने भी सदस्य हैं वो भी किसी ना किसी चीज के उपभोक्ता है, यानी कि वो जिन भी वस्तुओं का उपभोग करते हैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, वो उस वस्तु के उपभोक्ता बन जाते हैं, कंज्यूमर बन जाते हैं, कस्टमर बन जाते हैं, है कि नहीं। चंगू ने कहा हाँ ठीक है, बात तो तेरी ठीक है। तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत हमें ये बताता है, जैसे कि मान ले कि तू कॉलेज कंप्लीट कर चुका है। मंगू ने कहा यार इतनी जल्दी मत बोल, अभी तो मैं 11वीं क्लास में एडमिशन लिया हूँ। अरे अरे मान ले, चल ठीक है मान लिया। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तूने एक जॉब पाई। अब वो जॉब पर वहां पे तेरे को ना 20,000 पर मंथ की सैलरी मिल रही है। चंगू ने कहा अरे यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, सच्ची में मुझे 20,000 मिल जाएगा ना। मंगू ने कहा अरे मान लेना, अगर तेरे को 10 भी मिल जाए तो क्या दिक्कत है, टेंशन क्यों ले रहा है। चंगू ने कहा नहीं मुझे 20 ही ठीक है। तो मंगू ने कहा अच्छा ठीक है, चल तो 20 ही लेके चल। अब ये मान ले 20,000 जो आएगा, अब तू क्या करेगा? इस 20,000 को पूरा सेव करेगा, बचाएगा। चंगू ने कहा पागल थोड़ी हूं मैं जो 20,000 खाली बचाते जाऊंगा भाई, उसके मैं बिरयानी खाऊंगा, कपड़े खरीदूंगा, घूमूंगा, मूवी देखूंगा। तो मंगू ने कहा मतलब सारा 20,000 उड़ा देगा। तो चंगू ने कहा अरे नहीं, सारा क्यों उड़ाऊंगा, उसमें से कुछ पैसा सेव भी करूंगा ताकि आगे मेरे काम आए। तो फिर मंगू ने कहा ठीक है। अब तूने यहाँ पे क्या बताया मुझे? तूने ये बताया कि उस 20,000 में से तू अपनी सैलरी को इस तरीके से मैनेज करेगा तू अपनी जरूरतों को भी पूरा कर पाए, ठीक है। यहाँ पे मान लेके चलते हैं तेरा 20,000 है। अब इस 20,000 में क्या करेगा? एक दो चीज, या तो कंजप्शन करेगा, ठीक है, कंजप्शन का मतलब उसको व्यय करेगा, और दूसरी चीज क्या है? दूसरा तू सेव करेगा, यानी कि बचत करेगा। राइटिंग पे मत जाना बच्चों, बस चीजों को समझो। तो 20,000 में मैं उसको खर्च भी करूंगा और उसे बचाऊंगा भी। तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अपनी आय को इस तरीके से बांटने की कोशिश कर रहा है कि उसका हिस्सा तू खर्च भी करे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए,
और फ्यूचर के लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को देखते हुए बचा भी पाए, सेव भी कर पाए, है ना। तो वही चीज, क्योंकि ये तरह क्या एक बिहेवियर है, और जिस बिहेवियर को जिस चीज में पढ़ा जाता है ना, उसी को कहते हैं हम उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। और तू इस तरीके इसलिए मैनेज करेगा अपनी आय को, उन चीजों पे खर्च करेगा जहां पर तू ज्यादा से ज्यादा क्या प्राप्त कर सके, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब हो गया संतुष्टि। अब आए समझ? चंगू ने कहा अब आया समझ, मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ऐसी चीज है जो हमें ये बताते कि उपभोक्ता कैसे अपनी आय को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है कि वह अपनी संतुष्टि को मैक्सिमाइज कर सके, अधिकतम कर सके। और इसको ही हम थ्योरी ऑफ डिमांड कहते हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड इसलिए कहते हैं क्योंकि उपभोक्ता मांग करने का कार्य करता है, उपभोक्ता वस्तु की मांग करता है ना, इसलिए मांग का सिद्धांत कहा गया है। आया समझ? चंगू ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे समझाया तूने। अब सुन उत्पादक व्यवहार सिद्धांत के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल इसी के तरीके से। अब उपभोक्ता को छोड़ करके ना तू उत्पादक ले ले, ठीक है, यानी कि प्रोड्यूसर ले ले। अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, यानी कि उत्पादक कैसे बिहेव करता है। तो हमें पता है प्रोड्यूसर का मतलब क्या हो गया, उत्पादक जो किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है। तो मान के चल अभी तो उपभोक्ता था, अब मैंने तेरे को क्या बना दिया, अब तू मान के चल तू एक प्रोड्यूसर है। चंगू ने कहा अरे वाह यार, काश में ऐसा होता तो कितना मजा था, पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बहुत सारी चीज बनाता हूँ, जल्दी से अमीर बन जाता, फिर तो बच्चे ही मच जाते यार। मंगू ने कहा ज्यादा हवा में मत उड़, अब जो बता रहा हूँ वो सुन। अच्छा ठीक है बता। तो फिर क्या हुआ, ये प्रोड्यूसर यानी कि चंगू क्या है, एक प्रोड्यूसर बन गया। अब ये किसी वस्तु सेवा को उत्पादन कर रहा है। अब तो ये बता, तो किसी भी गुड्स या फिर सर्विस का उत्पादन क्यों करना चाह रहा है? तो चंगू ने कहा सिंपल सी बात है यार, मैं उत्पादन करके उनको क्या करूंगा, उसको बेचूंगा। तो फिर मंगू ने कहा उसको बेचना क्यों चाहता है? सिंपल सी बात है ना, ताकि बेच के मैं क्या कमाऊं, प्रॉफिट कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाऊं। मंगू ने कहा बिल्कुल ठीक, तूने गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद उसको बेचा, बेचना का उद्देश्य क्यों था, ताकि तू लाभ कमा सके। तो इसमें यह समझ में आता है कि उत्पादक का व्यवहार ऐसा रहता है कि वो जिस भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। तो वो अपने लाभ के उद्देश्य से ही वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करता है, और यही चीज हम उत्पादक व्यवहार सिद्धांत के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा, इसको पूर्तिक सिद्धांत क्यों कहते हैं? सिंपल सी बात है ना यार, तो क्या एक प्रोड्यूसर है तो गुड्स और सर्विसेज का क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तू मांग थोड़ी ना करेगा, तू तो सप्लायर है ना, तू लोगों को देने वाला है, तू प्रोड्यूसर है। और जो कंज्यूमर है वो लेने वाला है तेरे से, यानी कि वो चीजों की डिमांड करेगा। कंज्यूमर डिमांड करता है और प्रोड्यूसर सप्लाई करता है। तो कंज्यूमर के नजरिए से यहाँ थ्योरी ऑफ डिमांड कहलाएगा और यहाँ पर थ्योरी ऑफ सप्लाई कहलाएगा, ठीक है। लेकिन खास बात ये है कि ये और ये दोनों किस पर बेस्ड हैं, इस टेक्निक, इस वाले थर्ड पॉइंट पर, थ्योरी ऑफ प्राइस पर बेस्ड हैं। अब चंगू ने कहा कैसे? अरे बहुत सिंपल है, कीमत सिद्धांत का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं पी डी, और यहाँ पे लेके चलते हैं एस और पी। अब ये पी डी क्या है, ठीक है, और ये एस और पी क्या है। तो पी का मतलब प्राइस से है, डी का मतलब डिमांड से है, एस का मतलब सप्लाई से है, पी का मतलब प्राइस से है। यानी कि पूर्ति और कीमत में अपना एक संबंध है, उसी प्रकार से मांग और कीमत में अपना एक संबंध है। कैसे? सिंपल सी बात है ना यार, अगर मान ले तो कोई चीज खरीदने के लिए गया, अगर उसकी कीमत ज्यादा है लेकिन वो तेरे को चाहिए, तो तू उसकी जो क्वांटिटी है वो कम खरीदेगा, है ना। मान के चलते हैं, एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, कुछ भी लेके चल ले। जैसे तू मान ले तू दुकान पर कपड़ा लेने के लिए गया है, ठीक है, और वो कपड़ा तुमको पसंद आ गया, लेकिन तू पहले सोच चला था कि मैं ना अगर 200 के हिसाब से मिलेगा तो मैं कम से कम 5 क्वांटिटी ले लूंगा। दुकान पे गया, पता चला कि 250 का मिल रहा है एक, तो तू क्या करेगा, तो प्राइस क्या हो गया, प्राइस अप हो गया। तो जब प्राइस अप हो गया तो डिमांड कम कर देगा तू, अब 2, 3 लेके चलेगा या 4 लेके चलेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ गया इसका, है ना। इसी प्रकार से अब इसके अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे भी वही एग्जांपल लेके चलता हूँ, ये हम देखते हैं प्रोड्यूसर के नजरिए से। यहाँ पे भी क्या है, कपड़ा है,
कपड़ा है। अब कपड़े का प्राइस मार्केट में 250 है, ठीक है, कपड़े का प्राइस मार्केट में 250 है, पहले कितने था 200 था, अभी 250 बढ़ गया, यानी कि जो प्राइस है मेरा अप हो गया। तो जो प्रोड्यूसर है ना वो सप्लाई को भी बढ़ा देगा। अब सप्लाई को क्यों बढ़ाएगा, वो सप्लाई को इसलिए बढ़ाएगा क्योंकि कीमत अब उसी कपड़े पर 50 रुपए ज्यादा मिल रही है। अब जो 50 रुपए ज्यादा मिल रही है तो वो लाभ ज्यादा कमाना चाहेगा, तो लाभ ज्यादा कमाने के उद्देश्य से वो ज्यादा क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर कीमत का सिद्धांत अपने आप डिमांड और सप्लाई से जुड़ जाता है। तो अब समझ में आया। चंगू ने कहा चल ठीक है बहुत अच्छे से, लेकिन यार तूने क्या कर दिया इधर, गच्चू मच्चू को समझ में नहीं आ रहा। अरे जहां जहां समझाते जा रहा हूँ बस उसको फोकस कर, बाकी कुछ भी ध्यान मत दे, ठीक है। अच्छा ये बता अब क्या है, ठीक है, अब मैं दोबारा से बताता हूँ। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसमें उपभोक्ता अपनी आय का आवंटन कैसे करता है ताकि वह अपने संतुष्टि को बढ़ा सके, और उत्पादक व्यवहार सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसमें उत्पादक इस प्रकार से व्यवहार करता है, इस वस्तुओं का उत्पादन करता है ताकि वो अपने लाभ को बढ़ा सके। और जो इन दोनों को निर्धारित करने का काम करता है वो होता है कीमत सिद्धांत। यानी कीमत सिद्धांत के अंदर हम ये जानते हैं कि कैसे वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों का निर्धारण किया जाता है। क्लियर, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, मजा आ गया, कसम से बड़े अच्छे से समझाया तूने, है ना। टीचर ही हमारे इतने जबरदस्त है तो क्या करें। हाँ ठीक है, चल अब आगे बता। चल ठीक है फिर आगे चलते हैं। तो ये देख, जो चीज तेरे को मैंने अभी बताई ना वहां पर उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के बारे में, ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। और यहाँ पे कीमत मांग संबंध मांग के सिद्धांत का सार है, क्योंकि कीमत से ही हमें मांग का पता चलता है। अगर कीमत ज्यादा तो मांग कम, कीमत कम तो मांग ज्यादा। तो इसी वजह से कीमत मांग संबंध इस सिद्धांत का क्या है, एसेंस है, सार, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा था उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, जिसे हम पूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसमें कीमत पूर्ति संबंध में पूर्ति का सिद्धांत का सार है। वहां पे डिमांड का मांग का संबंध था तो मांग के सिद्धांत का सार था, यहाँ पर पूर्ति का संबंध है तो पूर्ति के सिद्धांत का सार है। और कीमत सिद्धांत क्या था, जो थर्ड वाला पार्ट था, तो हमने पढ़ा कि कीमत सिद्धांत हमको ये बताता है, ये इस चीज की स्टडी करता है कि जो बाजार में वस्तुएं आ रही हैं उसकी पूर्ति और मांग शक्तियों की अंत क्रिया के द्वारा किस प्रकार निर्धारित किया जाए, यानी उन वस्तुओं की कीमतों को किस प्रकार से निर्धारित किया जाए। तो किस पर डिपेंड करता है, पूर्ति और मांग पर, यानी कि उस मार्केट के अंदर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, यानी कि उस वस्तु की मांग क्या आ रही है, डिमांड क्या आ रही है, सप्लाई क्या आ रही है, इन दोनों के आधार पर उस वस्तु की कीमतें तय की जाती है। और इसी वजह से इसको कहते हैं हम कीमत सिद्धांत, यानी कि प्राइस थ्योरी। गॉट इट। चल ठीक है, अब तूने अर्थशास्त्र का जो पहला बेटा था, यानी कि पहली शाखा व्यष्टि अर्थशास्त्र समझ लिया। अब इसका जो दूसरा सन है, बड़ा वाला, जिसकी बड़ी जिम्मेदारी है, उसके बारे में भी जानते हैं। उसने कहा ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया हमारा दो कैरेक्टर, चंगू और मंगू, इसे तो साथ लेके चलना पड़ेगा ना बच्चों। ठीक है, अब चंगू ने कहा चल मुझे व्यष्टि समझ में आ गया, अब मुझे समष्टि बता, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो मंगू ने कहा याद कर, अर्थशास्त्र के दो बेटे, एक व्यष्टि और एक समष्टि। व्यष्टि छोटा था, समष्टि बड़ा है, ये सबको लेके चलता है, ये अपने बारे में नहीं सोचता खाली। तो चंगू ने कहा चल ठीक है, अब इसके बारे में बता। तो मंगू ने कहा सिंपल सी बात है, बिल्कुल व्यष्टि की तरह ये भी कार्य करता है। ये भी क्या है, ये भी अर्थशास्त्र की शाखा ही है। ये क्या करता है, ये भी आर्थिक मुद्दे और आर्थिक समस्याओं का ही अध्ययन करता है, बिल्कुल व्यष्टि अपने छोटे भाई की तरह। लेकिन जो छोटा भाई था वो केवल एक को लेके चलता है, और जो बड़ा भाई है ना वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लेकर चलता है। मतलब ये हुआ कि समस्या अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें आर्थिक मुद्दों एवं आर्थिक समस्याओं का अध्ययन जो किया जाता है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लेवल पर किया जाता है। जैसे कि पूर्ण रोजगार का मतलब हो गया कि मान लिया जाए कि हमारा भारत देश है, अब इस भारत देश के अंदर कुल मिलाकर के जो हमारा फुली एम्प्लॉयमेंट यानी कि पूरे भारतवर्ष में कितने लोगों को रोजगार मिल चुका है या मिल रखा है, और उसके अलावा कुल कितना निवेश किया गया है। अब कुल निवेश की बात कर रहा है तो कुल निवेश में का मतलब क्या हो गया, बहुत सिंपल है, तेरे को मैं समझा ही देता हूँ। सुन, अगर मैं केवल एक आदमी था, अगर ये इन्वेस्टमेंट करता, ठीक है, अगर ये इन्वेस्टमेंट करता
तो ये हमारा किस में आ जाता, ये माइक्रो में आ जाता। लेकिन अब ये बात कर रहा है कि ये इसके दोस्त ने, उसके दोस्त के दोस्त ने, उसके दोस्त के दोस्त ने, उसके दोस्त के दोस्त ने, यानी कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। तो जब बहुत सारे लोगों की बात की जाएगी तो वहां पर हमारा आ जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन सभी के इन्वेस्टमेंट को जोड़ दिया जाएगा। और जब इन सभी के इन्वेस्टमेंट की हम बात करेंगे तो इसका मतलब हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं। और जब केवल मैं एक की बात करूंगा इसका मतलब मैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूं। आए समझ? चंगू ने कहा बहुत अच्छे से आ गया यार, बहुत अच्छे से। देख तो मैंने एग्जाम्पल भी दिखाया है। फुली एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल ये रहा। फुली एम्प्लॉयमेंट की बात करें यानी पूरे भारतवर्ष में सभी लोगों की बात करें। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें यानी पूरे भारतवर्ष में कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में जितने भी प्रोड्यूसर उन्होंने कितना उत्पादन किया। तो जब इस कुल की बात कर रहे हो ना, संपूर्ण की बात कर रहे हो, तो मतलब समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, चंगू ने कहा बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। चल ठीक है, अब मुझे पता चल गया अर्थशास्त्र के दो बेटे, व्यष्टि समष्टि। व्यष्टि भी वही काम करता है जो समष्टि काम करता है, लेकिन व्यष्टि क्या करता है, ये व्यष्टि जो होता है वो व्यक्तिगत आधार पर करता है। क्या कार्य करता है, वही यार आर्थिक मुद्दों और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। और समष्टि भी वही करता है, लेकिन संपूर्ण यानी कि हमारा ये इकोनॉमी एज अ होल यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे करता है। ठीक है ना? चंगू ने कहा हाँ ठीक है, चलो बाकी चलते हैं फटाक से, जहाँ टाइम मत लगा फिर मजा नहीं आएगा, किरकिरा हो जाएगा। उसने कहा चल ठीक है। अब देखो हम समष्टि अर्थशास्त्र के घटक के बारे में जानते हैं। जैसे चंगू याद कर, तेरे को मैंने व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक के बारे में बताया ना, जिसमें उत्पादक व्यवहार सिद्धांत था, हमारा प्रोड्यूसर बिहेवियर था, हमारा प्राइस थ्योरी था। ठीक है, ये चीज हमने समझ लिया, वो व्यष्टि में था। समष्टि के अंदर भी ऐसी ही तीन चीजें हैं। कौन कौन सी है? पहला है अर्थव्यवस्था में संतुलन से संबंधित सिद्धांत। क्या अर्थव्यवस्था में संतुलन कैसे प्राप्त किया जाता है, वो सिद्धांत के बारे में बताया जाता है। तो ये कौन करता है अध्ययन इस चीज का? ये हमें बताता है समष्टि अर्थशास्त्र। कैसे? सुन, आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। अच्छा, इसे आय और रोजगार का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि आय और रोजगार एक दूसरे से कनेक्टेड है। रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आय में वृद्धि होगी, लोगों की आय में वृद्धि होगी तो लोगों का खर्च बढ़ेगा, यानी कि डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई बढ़ाया जाएगा, और सप्लाई को पूरा करने के लिए रोजगार बढ़ाया जाएगा। तो यानी कि ये हर एक आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, इसीलिए इसे आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये अध्ययन करता है कि अर्थव्यवस्था में हमारा समग्र पूर्ति, एएस का मतलब हो गया एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि समग्र पूर्ति बराबर हो एग्रीगेट डिमांड के, यानी कि समग्र मांग के। तो देखो जब दोनों बराबर है ना, तो इसका मतलब ये हुआ हमारी अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में, यानी कि बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है। और जब हमारी अर्थव्यवस्था इक्विलिब्रियम होती है ना, यानी कि बराबर होती है, तो संतुष्टि मिलती है, चलो सब ठीक चल रहा है देश में। ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट आपका समष्टि अर्थशास्त्र का पहला। दूसरा क्या अध्ययन करता है? यहाँ संतुलन था तो यहाँ पे असंतुलन। अब असंतुलन कब होगा? सिंपल सी बात है ना, जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा? या तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है वो ज्यादा हो, किससे? एग्रीगेट डिमांड से। या फिर इसका अपोजिट हो सकता है कि एग्रीगेट सप्लाई कम हो एग्रीगेट डिमांड से। ये दो सिचुएशन हो सकती है जब भी असंतुलन की बात करेगा, क्योंकि संतुलन का मतलब होता है बराबर, लेकिन ये तो बराबर है ही नहीं, तो मतलब क्या है? ये असंतुलन है, यानी कि बैलेंस नहीं है, यानी कि डिसइक्विलिब्रियम है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, जब भी एएस यानी कि समग्र पूर्ति समग्र मांग से ज्यादा हो तो उसमें मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति क्या होती है? इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। और अपस्फीति का मतलब होता है, अपस्फीति का मतलब होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई से है, डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी। ठीक है, इन्फ्लेशन महंगाई, जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और मुद्रा की कीमत घट जाती है तो वहां पर महंगाई की स्थिति आ जाती है। और डिफ्लेशन में क्या होता है? यहाँ पर मुद्रा की वैल्यू तो बढ़ जाती है, लेकिन लोगों के पास इतनी तरलता नहीं होती कि वस्तुओं की मांग कर सकें। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारा डिफ्लेशन आ जाता है। खैर, ये चीज आपको अभी पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है,
वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये हम 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे जब 12वीं क्लास में जाएंगे। तो पहले तो हम 11वीं पे पूरा पूरा फोकस करते हैं, है कि नहीं। चलो अब अगला चलते हैं। अगला है हमारा अर्थव्यवस्था में असंतुलन के संशोधन से संबंधित सिद्धांत। क्या क्या पढ़ा हमने? पहला था अर्थव्यवस्था में संतुलन, दूसरा था अर्थव्यवस्था में असंतुलन, और तीसरा है अब इस असंतुलन को ठीक कैसे किया जाए। तो ठीक करने के 3 नीतियां हैं। कौन कौन सी नीति है ये समस्या शास्त्र के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान रखना। पहली नीति है मौद्रिक नीति, दूसरी है राजकोषीय नीति, और तीसरी है हमारी विनिमय दर नीति। फिर यहाँ पर चंगू कहता है यार भाई यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे समझ के भी समझ में नहीं आ रहा है। मंगू ने कहा फिकर नोट, मैं हूं ना यहाँ पर, आप ध्यान से सुनो। अब तेरे को बताता हूँ कि जो हमारा ए एस जब ग्रेटर देन ए डी हो और इसको मुझे ए एस बराबर में ए डी करना हो, तो इसके लिए मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना तो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे इन नीतियों को अपनाना पड़ेगा। चंगू ने कहा अच्छा इन नीतियों में कैसे ठीक किया जाएगा, यहाँ पे हम कैसे पहुंचेंगे। तो मंगू ने कहा था सबसे पहले मौद्रिक नीति की बात करता हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करता हूँ। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, ये कौन लागू करता है, ये करती है आरबीआई। अब आरबीआई क्या है? आरबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है जिसे हम केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, और इसी के पास सारे अधिकार हैं नोट छापने के, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है? ये मुद्रा की पूर्ति और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख निर्माण पर केंद्रित है। मतलब इसमें आपने सुना होगा कि जो इंटरेस्ट होता है, बैंक रेट होता है, रेपो रेट होता है, ऐसे ही हमारा क्रेडिट या फिर कैश रिजर्व रेशियो होता है, यानी कि सीआरआर होता है। तो जो इन चीजों को निर्धारित करने का काम करता है वो आरबीआई करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से, और इस तरीके से वो नीतियां बनाता है कि वो यहां से यहां पहुंच जाए। आए समझ? चंगू ने कहा चल ठीक है, अब अगला बता। अब दूसरा आता है राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी। अब ये फिजिकल पॉलिसी को कौन देखने का काम करता है? ये करती है केंद्रीय सरकार, यानी कि गवर्नमेंट, यानी कि भारत देश की सरकार। और वो कैसे करती है? तो वो अपनी 2 नीतियों से करती है। इसे कहते हैं कर एवं करेत्तर नीति। क्या कहते हैं? कर एवं करेत्तर, इंग्लिश में कहते हैं टैक्स एंड टैक्सेशन। अब ये क्या होता है? अरे बड़ा सिंपल है यार, सरकार अपनी राजकोषीय नीति से ये कार्य करती है, अगर उसको इससे पहुंचना है तो वो अपने कर में परिवर्तन करती है कि कब उसको अपने टैक्स को लोगों के ऊपर बढ़ाना है या कब उसको घटाना है, कब उसे कुछ लोगों को अपना सब्सिडी वगैरह देनी है या नहीं देनी है। तो इस चीज का निर्णय सरकार लेती है अपनी राजकोषीय नीति के द्वारा। ठीक है, तीसरा आ जाता है विनिमय दर नीति, यानी कि एक्सचेंज रेट पॉलिसी। अब जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी होता है ना, ये बाहरी मुद्रा, जैसे कि मान लो डॉलर। अब डॉलर तो बाहरी मुद्रा है, भारत की है नहीं। भारत की क्या है? तो भारत की रुपया है। तो हमें ये पता है कि वर्तमान समय में अगर मैं 74 रुपये दूं लगभग, तो मुझे $1 मिलेगा। तो जो 74 है ना, ये रेट है, ये रेट है एक्सचेंज करने का रुपए को डॉलर में, यानी कि $1 के बदले मुझे 74 रुपए देने पड़ेंगे। तो जिस दर पर मैं दे रहा हूं ना, वही मेरा रेट होता है। और मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर? एक्सचेंज कर रहा हूं, यानी कि रुपए दे रहा हूं, डॉलर को ले रहा हूं। तो ये हो गया मेरा विनिमय। तो इसी से संबंधित पॉलिसी को हम कहते हैं विनिमय दर नीति। तो विनिमय दर प्रबंधन और भुगतान शेष संतुलन पर ये केंद्रीय से संबंधित है। तो इसके अंदर हम ये जानते हैं। तो अब आए समझ कि अर्थव्यवस्था में अगर असंतुलन आ जाए तो कैसे उसको ठीक किया जाएगा। तो 3 चीजें हमने पढ़ी। क्या क्या पढ़ी? पहला था हमारा अर्थव्यवस्था में संतुलन कब होता है, अर्थव्यवस्था में असंतुलन होता है तब क्या होता है, और अगर हो जाए तो उसको ठीक कैसे किया जाए, यानी कि पहले संतुलन, फिर असंतुलन, फिर संशोधन। तो ये 3 चीज हम पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में, यानी अर्थशास्त्र के जो बड़ा बेटा है उसके कहानी के अंदर। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे आ जाता है आपका वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, यानी कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एक चीज ध्यान देना बच्चों, भले ही आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा हो, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान ये देना कि जो चीज आपको बताई जा रही ना, इसको आपने एक बार देख लिया ना, तो मुझे नहीं लगता आपको दोबारा
इस चीज को देखने की जरूरत पड़ेगी। मैं ये मानता हूं कि एक बार आपने इसको सही से समझ लिया, अच्छे से देख लिया, तो ये जिंदगी भर आपको याद रहने वाला है। इवन आपको कभी कोई बच्चा आपसे पूछे कि ये क्या होता है, तो मुझे लगता है कि आप इतने सक्षम हो चुके होंगे कि आप बता सके कि इसका मतलब ये होता है। जैसे यहाँ पर जो चंगू और मंगू दोनों दोस्त है ना, अब मंगू देखो पढ़ने में कितना सही बच्चा है, इसके हर एक डाउट को क्या करते जा रहा है, क्लियर करते जा रहा है। तो वैसे ही आप मंगू की तरह बनो ना, जब आपसे कोई दोस्त पूछे तो ऐसे ही मंगू की तरह फटाफट फटाफट जवाब देते चले जाओ, ठीक है ना। चलो फटाफट आप इसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वास्तविक और शास्त्र के बारे में। चंगू कहता है, मंगू अब जल्दी से फटाक से मुझे बता दे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो मंगू ने कहा बहुत सिंपल है, वास्तविक अर्थशास्त्र जो होता है ना, वो हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के आर्थिक मुद्दों से संबंधित है। यानी कि पास्ट को भी लेके चलता है, प्रेजेंट को भी लेके चलता है और फ्यूचर को भी लेके चलता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये हमें ये भी बताता है कि क्या था, क्या है, क्या होगा। बात वही चीज आ गई, भूत मतलब क्या था, वर्तमान क्या है, भविष्य मतलब क्या होगा। तो ये चीज हमें ये बताता है, ठीक है। इसके अलावा वास्तविक कथन सत्य अथवा असत्य हो सकते हैं। यानी कि जो वास्तविक अर्थशास्त्र है ना, वो मेरा ट्रू भी हो सकता है, वो मेरा फॉल्स भी हो सकता है। लेकिन खास बात यहाँ पर ये है कि वो ट्रू है या फॉल्स, ये बात जानने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी सत्यता की जांच कर सकता हूँ, यानी उसे वेरीफाई कर सकता हूँ। वेरासिटी कैन बी चेक्ड। और जब मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, इसका मतलब वो कौन सा अर्थशास्त्र कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा वास्तविक अर्थशास्त्र, यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और सबसे बड़ी बात, वास्तविक अर्थशास्त्र में कथन मूल्यांकन निहित नहीं होते। कथन का कोई मूल्यांकन निहित नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो बहुत सिंपल है चंगू, ध्यान रख यार। वास्तविक शास्त्र के अंदर ना भूत, वर्तमान, भविष्य के आर्थिक मुद्दों को लिया जाता है। क्या था, क्या है, क्या होगा, इससे संबंधित होता है। इसकी सत्यता की जांच की जा सकती है और मूल्यांकन निहित नहीं होते। केवल इतना। चंगू ने कहा चल समझ में आ गया। अब आदर्शात्मक क्या होता है? अरे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। आदर्श का मतलब होता है किसी चीज को मान लेना, एक आइडियल मान लेना ना। एक्चुअली वो है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन उसको देख करके हमने एक आइडियल मान लिया, हाँ मुझे इसके तरीके से करना है या वैसा करना है। तो उसी रूप में अर्थशास्त्र के अंदर भी होता है, और इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये क्या करता है? जस्ट उसके विपरीत है। ये भी आर्थिक मुद्दों और आर्थिक समस्याओं पर ही अध्ययन करता है, लेकिन यहाँ पर केवल एक विचार होता है, ना भूत से संबंध, वर्तमान से संबंधित ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर विचार होते हैं। विचार किसके होते हैं? हमारे अर्थशास्त्री के विचार होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के कथन क्या होना चाहिए, इससे संबंधित होता है। वास्तविक में क्या था? उसमें था क्या था, क्या है और क्या होगा, ये कथन शामिल थे हमारे वास्तविक में। लेकिन आदर्शात्मक में क्या होना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि अभी मान लिया जाए कि 2020 और 2021 में, मैं 21-22 लेके चलता हूँ, ठीक है, 21-22 लेके चलता हूँ। अब एक अर्थशास्त्री ने अपने विचार रखे, उसने ये कहा कि 2021-22 तक ना भारत की जो जीडीपी है वो 5 ट्रिलियन डॉलर हो जानी चाहिए। कितनी? 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत की बन जानी चाहिए। तो ये क्या कह रहा है? ये एक अर्थशास्त्री का एक विचारी तो है, वो अपने विचारी तो प्रकट कर रहा है ना। और क्या होना चाहिए? 5 ट्रिलियन डॉलर होनी चाहिए, ये बताने का काम कर रहा है। लेकिन कैसे होना चाहिए, नहीं होगा, ये नहीं पता उन लोगों को। तो यहाँ पर इसकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। मतलब ये हो भी सकता है, ऐसी बात है कि नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसकी सत्यता की जांच अभी तक नहीं की जा सकती है। और खासकर यहाँ पे मूल्यांकन जो होते हैं वो नहीं होते। मूल्यांकन का मतलब कोई अच्छी चीज है जिससे देश को फायदा हो रहा हो, कोई अच्छी बात। क्योंकि अर्थशास्त्री हमेशा अच्छे बारे में बताएंगे ना, ये तो नहीं बोलेंगे भारत को खराब हो जाना चाहिए, भारत की जीडीपी गिर जानी चाहिए और बेरोजगार हो जाने चाहिए लोगों को, ऐसा तो नहीं कहेगा। अर्थशास्त्री जितने भी होते हैं भारत के अच्छे पक्ष में ही जवाब देते हैं। तो केवल इतना ध्यान रखना कि वास्तविक के अंदर चीजें जो होती हैं वो फैक्ट होती हैं, उनकी सत्यता की जांच की जा सकती है। कथन क्या है, क्या था, क्या होना चाहिए से संबंधित हो, क्या होगा से संबंधित होना चाहिए। जबकि आदर्शात्मक में ये एक विचार होता है, ये बताता है कि क्या होना चाहिए, लेकिन इसकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती, ठीक है। अगर आपसे कोई भी आपके पेपर में इसका पूछ ले कि इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो देख लीजिए मैंने यहाँ पर इसके एक एक पॉइंट बता दिए,
यहाँ पर एक एक पॉइंट बता दिए, अब इनका कंपेरिजन तो आप आसानी से कर सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं। तो फिर यहाँ पर आ जाता है चंगू। चंगू ने कहा फाइनली मंगू, मुझे ना अर्थशास्त्र के बारे में अब अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से, कि अर्थशास्त्र के अंदर क्या क्या चीजें हैं, काफी हद तक। अब ये बता कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो मंगू ने कहा फिक्र क्यों ले रहा है, बताता हूँ। अर्थव्यवस्था तो और भी आसान है। एक तरीके से अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के अंदर निहित एक ज्ञान है। चंगू ने कहा कैसे। मंगू ने कहा बहुत सिंपल, अब ये सुन, एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा की गई आर्थिक क्रियाएं। चंगू ने कहा यार, एक क्षेत्र में कोई भी लोग रहे, मान ले जैसे कि मान ले, चंगू ने कहा मान ले मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, तू भी दिल्ली में रहता, ठीक है, लेकिन मेरे मान के चल मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। अब दिल्ली के अंदर वहां बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। मंगू ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन ये आर्थिक क्रिया क्या है यार, ये आर्थिक क्रिया समझ में नहीं आया। तो मंगू ने कहा अरे यार वेरी सिंपल, अब तुझे पता है, तू जिस एरिया में रहता है उस एरिया में क्या करता है, तू उपभोग करता है ना, उपभोग। चंगू ने कहा हाँ, तेरे पापा जो होंगे, तेरे पापा कहीं ना कहीं निवेश करते होंगे किसी ना किसी जगह, करते होंगे, हाँ। बचत भी करते होंगे, हाँ बिल्कुल करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से वहां पे जो तेरे अंकल होंगे, आसपास के लोग होंगे, अगर वो किसी चीज का उत्पादन करते हैं ताकि उनकी कंपनी चल सके, करते होंगे। चंगू ने कहा हाँ यार, मैं भी उपभोग करता हूँ, मेरी फैमिली भी उपभोग करती है, मेरे पापा भी निवेश करते हैं किसी न किसी चीज में, बचत भी करते हैं, और जो मेरे आसपास के अंकल हैं उनकी कंपनी है, वो वहां पे प्रोडक्शन करते हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है। तो चंगू ने कहा अरे पागल, उपभोग, निवेश, बचत, उत्पादन, इन्हीं क्रियाओं को ही कहते हैं आर्थिक क्रिया। क्यों, क्योंकि आर्थिक का मतलब पैसा भी तो होता है। तो ये सारी चीजें हमारे पैसे तो संबंधित है, पैसे होंगे तभी तो मैं उपभोग करूंगा, पैसे होंगे तभी तो निवेश करूंगा, पैसों को ही तो बचाऊंगा, और जब पैसे होंगे तभी तो खर्च करके उत्पादन करूंगा। तो ये सारी की सारी मेरी क्रियाएं होंगी, और ये सारी क्रियाएं मेरी अर्थ से संबंधित है, यानी कि पैसे से संबंधित है, इसलिए इनको आर्थिक क्रियाएं कहा गया है। आए समझ। ओ माय गॉड, तो ऐसा था क्या। मंगू ने कहा हाँ ऐसा ही था। चल ठीक है आगे बता। ठीक है आगे सुन। प्रकृति एवं स्तर एक व्यवस्था को दर्शाते हैं, और इसके द्वारा उस क्षेत्र के लोग, यानी उस क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं, वह अपनी आजीविका अर्जित करते। आए समझ। नहीं, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन था। मंगू ने कहा सुन, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा आर्थिक क्रियाएं की जाती है, और वो आर्थिक क्रियाएं एक ऐसी व्यवस्था को दर्शाता है जिसके जरिए वो अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। अर्जित का मतलब प्राप्त करना हो गया, आजीविका क्या होती है, तो आजीविका का मतलब हो गया यार जीने के लिए अब जो भी क्रियाएं करें, अपने जीवन यापन करने के लिए अब जो भी क्रियाएं करते हैं उसे हम आजीविका कहते हैं। अब जीने के लिए तेरे पापा कुछ ना कुछ काम करते होंगे ना कहीं काम करने के लिए जाते होंगे, बदले में उनको क्या मिलती है, वहां पे सैलरी मिलती है। तो सैलरी से क्या तुम्हारी जो आजीविका अर्जित हो गई, उसी सैलरी से तुम अपने घर की जरूरतों को पूरा करोगे, है ना। तो इसी को कहेंगे आजीविका, और इसी व्यवस्था को कहते हैं हम अर्थव्यवस्था। चंगू ने कहा अच्छा अब मैं समझ में आया, चल अब मैं बताता हूँ इसकी परिभाषा। मंगू ने कहा बता। चंगू ने कहा किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा जो आर्थिक क्रियाएं की जाती है, तो उन आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति एवं स्तर एक व्यवस्था को दर्शाते हैं जहां पे लोग अपने आजीविका को अर्जित करते हैं, और इसी व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। मंगू ने कहा अरे वाह चंगू, तूने तो बड़ी जल्दी समझ लिया। चंगू ने कहा हाँ तो तू मुझे बेवकूफ समझता है। मंगू ने कहा बिल्कुल भी नहीं, अब जो है उसको समझने की जरूरत ही क्या है। चंगू ने कहा एक ज्यादा हो रहा है। मंगू ने कहा चल ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर तेरे को मैं बताता हूँ अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। चंगू ने कहा यार अर्थव्यवस्था के प्रकार भी होते हैं। मंगू ने कहा हाँ बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से, तो अर्थव्यवस्था के यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। चंगू ने कहा अच्छा बता कौन कौन सा, तो पहला होता है नियंत्रित, केंद्रीय नियोजित, या फिर सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। चंगू ने कहा ये क्या बात हुई, तीनों में तूने एक ही घुसेड़ दिया। मंगू ने कहा अरे नहीं तीनों एक ही चीज है। कैसे, देख यहाँ पे क्या बोल रहा है, नियंत्रित, नियंत्रित का मतलब हो गया कंट्रोल्ड। अब जो कंट्रोल है उसको मैं सिर्फ कंट्रोल कह लूं, या फिर सेंट्रली प्लान्ड कह लूं, या फिर पब्लिक इकोनॉमी कह लूं, तीनों का मतलब मेरा एक ही है। तो चंगू ने कहा कैसे यार, अच्छा बताता हूं, पहले आगे तो सुन। दूसरा मेरा क्या है,
स्वतंत्र अर्थव्यवस्था जिसे हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं और निजी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और तीसरा है मेरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो शंकु ने कहा मिश्रित का मतलब ये हो गया कि मान लिया जाए कि ये मेरा क्या है, ये मेरा है दूध, ठीक है, और ये है मेरा चीनी, और जब मैं इन दोनों को मिला दूं तो इन दोनों का मिश्रण क्या बन जाएगा, एक तरीके से मीठा दूध बन जाएगा, है ना। तो जो मीठा दूध बनेगा ना, जो शरबत के तरीके से बनेगा, वो मेरा मिक्स इकोनॉमी हो गया। अच्छा, तो मतलब तो ये कहना चाहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर हमारा ये वाली अर्थव्यवस्था भी शामिल होती है जो नियंत्रित और कंट्रोल किया जा रहा हो, और ये भी अर्थव्यवस्था शामिल होती है जो ओपन है सभी के लिए, है ना। तो मंगू ने कहा एकदम राइट। अब चल इसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ अगले पेज से। सबसे पहले समझाता हूँ तेरे को। नियंत्रित समझते हैं, जिसे हम केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है, कंट्रोल इकोनॉमिक्स या फिर सेंट्री प्लान्ड इकोनॉमी, और इसी को कहते हैं हम पब्लिक इकोनॉमी। कैसे, सुन। वे अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक क्रियाएं, अब ये मत पूछो कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, मैं तेरे को बता दिया। आर्थिक क्रियाएं हमारा उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय, ये सब हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं। तो इस पर क्या होगा, सरकार का या फिर किसी केंद्रीय अधिकारी का संपूर्ण नियंत्रण होता है। हमें ये तो पता है ना कि बाजार, अब बाजार की दो शक्तियां कौन कौन सी, एक है आपका डिमांड और दूसरा है आपका सप्लाई, क्योंकि डिमांड और सप्लाई की वजह से ही तो मार्केट चलता है, ठीक है। ये इसकी दो पावर हो गई। अब डिमांड और सप्लाई को जो नियंत्रित करने का कार्य करता है, उस कौन करता है, केंद्रीय अधिकारी करता है अपने द्वारा, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर जो लोग होते हैं ना, वो अपनी मर्जी से चीजों का चयन नहीं कर सकते एक तरीके से कि क्या चीज उनको उत्पादन करवाना है, क्या चीज उनको नहीं करवाना है। ये लोग निर्णय नहीं लेते, ये निर्णय कौन लेगा, ये केंद्रीय अधिकारी निर्णय लेता है, जो सरकार के द्वारा बिठाया जाता है, ठीक है। यहाँ आर्थिक निर्णय जो लिए जाते हैं ना, वो लोगों के कल्याण को ध्यान में रखकर ही किए जाते हैं। यानी कि इस अर्थव्यवस्था का मकसद क्या होता है, इस अर्थव्यवस्था का मकसद होता है वेलफेयर, मतलब कल्याण, ठीक है। ये अपने फायदे के लिए नहीं सोचती, ये सोचती है कि लोगों का कल्याण कैसे किया जाए। ये इस वर्ग पर, इस नीति पर कार्य करती है, ठीक है। अगला पॉइंट है इसका, उपभोक्ता की प्रभुता बाधित होती है। अब बाधित तो होगी ना, क्योंकि केंद्रीय अधिकारी निर्णय लेगा कि किन वस्तुओं का उत्पादन करना और किसका नहीं करना है। यहाँ पर लोगों से नहीं पूछा जाएगा। अब सोच रहे यार, लोगों से पूछा ही नहीं जा रहा कि क्या उत्पादन करना है, केंद्र अधिकारी अपनी मर्जी से उत्पादन कर रहे हैं, तो फिर लोगों के कल्याण के बारे में कैसे सोचा जा रहा है। तो बात यह है, क्योंकि इन अधिकारियों को पता है कि किन लोगों के बारे में कितना सोचना है, क्योंकि यहाँ पर समाज जो है वो एक जैसा नहीं है ना। समाज के अंदर अमीर वर्ग भी है, गरीब भी है, मध्यम भी है। तो जो अधिकारी होते हैं ना, वो तीनों के आधार पर निर्णय लेते हैं कि किसको किस प्रकार की वस्तुएं देनी है, तो इसी आधार पर वेलफेयर भी किया जाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारा, अधिकतर संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण रहता है। क्यों, क्योंकि यार ये नियंत्रित अर्थव्यवस्था है, केंद्रीय नियंत्रित अर्थव्यवस्था है, इसीलिए सरकार का नियंत्रण ज्यादा होता है। और इसमें आर्थिक क्रियाएं सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय होती है, यानी कि जो भी क्रियाएं की जाती है ना, वो पब्लिक सेक्टर के अंदर ऑपरेट की जाती है, यानी कि फुली ओपन होती है पब्लिक के लिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, क्या समझ में आ रहा है, इसे समझ में ये आ रहा है चंगू, पहला पॉइंट कि ये क्या होती है, ये नियंत्रित होती है, ये अर्थव्यवस्था नियंत्रित होती है, ठीक है। लिख लेना भाई, समझो बस, ठीक हो, नियंत्रित, ठीक है, ये नियंत्रित होती है। दूसरी बात ये हो गई, ये कल्याण के लिए की जाती है, ठीक है। तीसरी चीज, क्या उत्पादन करना है, निर्णय कौन लेता है, केंद्रीय अधिकारी निर्णय लेता है। और चौथी चीज, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर होता है वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो ये था, आए समझ, ठीक है। अगला बता जल्दी से, टाइम वेस्ट मत कर, ठीक है। अगला सुन, अगला है हमारा स्वतंत्र। अब स्वतंत्र सही समझ में आ रहा है, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, कितनी गदर खुशी छाई हुई लोगों के मन में कि फाइनली हम आजाद हो चुके हैं, अब अपनी मर्जी का चाहे जो कुछ करें। अरे नहीं भाई, आजादी का मतलब ये नहीं कि तू किसी को जाकर के लपड़ याद या मार दे, ऐसा नहीं करना।
स्वतंत्रता आपकी वहीं खत्म हो जाती है जब उससे किसी दूसरे व्यक्ति को आहत पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता का मतलब होता है अब उसका इस्तेमाल तो करें लेकिन किसी को उससे अहित ना हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिसे हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं और इसी को हम प्राइवेट इकोनॉमी भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों भाई, बहुत सिंपल है, यहाँ भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो आर्थिक क्रियाएं होती है ना, वो बाजारी शक्तियों पर नियंत्रित करती है। बाजारी शक्ति कौन सी है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड ज्यादा, उसी के अनुसार सप्लाई भी ज्यादा, उसी के अनुसार प्राइस में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट आएगा। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये सरकार तय नहीं कर रही, ये तय कर रही है बाजार की शक्तियां, जिसे हम डिमांड सप्लाई करते हैं। दूसरी चीज, आर्थिक निर्णय लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य किया जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि सप्लाई डिमांड की बात की जा रही है, तो डिमांड के अनुसार उपभोक्ता की बात आएगी, तो उपभोक्ता अपने सेटिस्फैक्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, यानी कि उसको मैक्सिमाइज करेगा। और सप्लाई में क्या आ जाएगा, प्रोड्यूसर। तो जो प्रोड्यूसर है वो किसके बारे में सोचेगा, तो जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, वो उसको मैक्सिमाइज करेगा। ठीक है, तो ये आर्थिक निर्णय अपने अपने लेवल पे आराम से ले सकते हैं, कोई दबाव नहीं इनके ऊपर। यहाँ पर उपभोक्ता प्रभुत्व होता है, यानी कि डोमिनेंस होता है, यानी कि उपभोक्ता की वैल्यू बहुत ज्यादा दी जाती है। उपभोक्ता सर्वोपरि है, उपभोक्ता ही भगवान है, इसीलिए यहाँ उपभोक्ता को प्रभुत्व माना जाता है और उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार वस्तुएं खरीद सकता है, कोई इनको रोक टोक नहीं सकता। ठीक है, फिर आ जाता है आपका अधिकतर संसाधन जो होते हैं ना, वो जनता के नियंत्रण में होते हैं, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था के अंदर जो संसाधन होते हैं जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये सारे के सारे जनता के पास होते हैं और वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। ये तो हमने समझ लिया कि बाजार की शक्तियां हैं, डिमांड सप्लाई, उसी के अनुसार कीमत को निर्धारित किया जाता है। अब एक चीज और, आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र में सक्रिय होती हैं, तो यहाँ पर भी आर्थिक क्रियाएं, उसमें भी आर्थिक क्रियाएं सक्रिय थी लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में, यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं सक्रिय हैं लेकिन निजी क्षेत्र में। तो फिर इसे क्या समझ में आया, इसे ये समझ में आया दूसरा वाला जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, वो भाई स्वतंत्र है, स्वतंत्र। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो उपभोक्ता होता है उसका प्रभुत्व होता है। क्या होता है, प्रभुत्व होता है, यानी कि डोमिनेंस होता है, यानी मर्जी का मालिक होता है भाई, इसको कोई रोक टोक नहीं सकता, ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। तीसरा, लाभ कमाने के उद्देश्य से होती है आर्थिक क्रियाएं, जो आर्थिक क्रियाएं की जाती है लाभ कमाने के उद्देश्य की जाती है। चौथा, इसके अंदर जनता का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है, सरकार का नहीं, जनता का नियंत्रण होता है। और पांचवे में भाई आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो निजी क्षेत्र में सक्रिय होती हैं। ठीक है, तो बस ये 5 पॉइंट और आपकी ये वाली अर्थव्यवस्था भी खत्म। वाह मंगू, तूने तो मतलब क्या कहूं, तेरी तो तारीफ करूं भी तो भी कम है। चल अगला बता जल्दी से अब। ठीक है, अब अगला सुन ले, अगला तो बड़ा आसान है। कैसे, तूने क्या पढ़ा, अभी पढ़ा नियोजित पढ़ा। पहला क्या था हमारा, नियोजित, यानी कि सेंट्रली प्लान्ड, ये था हमारा पहला। दूसरा क्या था हमारा, ओपन मार्केट। ठीक है, ओपन मार्केट कह ले या फिर प्राइवेट कह ले। ठीक है, दूसरी अर्थव्यवस्था थी। तो जब इन दोनों को मैं जोड़ दूं ना, यानी जिसके अंदर ये भी, इसकी क्वालिटी भी शामिल हो और इसकी क्वालिटी भी शामिल हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसकी है, भारत की, क्योंकि भारत जो है वो लाभ भी देखता है और लोगों का कल्याण के बारे में भी सोचता है। तो ये लाभ के भी मोटिव को लेके चलता है और कल्याण के मोटिव को भी लेके चलता है। तो इसलिए इन दोनों का मिश्रण जो है वो मेरा क्या कहलाएगा, मिक्स इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है, तो बहुत सिंपल था ये वाला, इतना मुश्किल नहीं था। तो यहाँ भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वही सारी की सारी। इस पे बाजार शक्तियों का नियंत्रण होता है, लेकिन पूरा नहीं, इस पे बाजार शक्तियों का भी नियंत्रण होता है और सरकार का भी होता है। मतलब ये कह दे चंगू, अगर तूने मिश्रित अर्थव्यवस्था याद कर ली है ना, सिर्फ इसको याद कर लिया, तो तेरे को ये याद और ये याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसी में से तू पॉइंट निकाल करके इसके बारे में बता देगा। तो इस अर्थव्यवस्था के अंदर आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं उस पर जो नियंत्रण होता है बाजार का भी होता है और सरकार का भी होता है। ठीक है, दूसरा चीज, इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं सामाजिक कल्याण को भी लिए जाते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से भी लिए जाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज,
इसमें जो भोक्ता होता है उसका प्रभुत्व होता है। जैसे कि सबसे पहला था उसमें प्रभुत्व नहीं था, दूसरे में प्रभुत्व था और तीसरे में भी प्रभुत्व है। ठीक है, अब संसाधनों पर जनता का भी अधिकार होता है और सरकार का भी अधिकार होता है। ठीक है, और जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में सक्रिय होती है, यानी कि एक्टिव होती हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो तीसरी अर्थव्यवस्था है कौन सी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, वो क्या होती हुई, कंप्लीट हुई। अब सबसे पहला पॉइंट बता, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं वो बाजार और सरकार दोनों के द्वारा नियंत्रित की जाती है, बाजार सरकार दोनों के द्वारा। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि यहाँ पर कल्याण और लाभ दोनों को लेके जाता है। तीसरी चीज क्या हो सकती है, उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। ये देखो ना, उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। ठीक है, अब संसाधन जो है, संसाधन, अब उन संसाधनों पर, क्योंकि यहाँ पर निजी और सरकार दोनों है, तो संसाधनों पर भी निजी और सरकार दोनों का नियंत्रण होगा। ठीक है, जनता का भी और सरकार का भी नियंत्रण होगा। और जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो मेरा निजी क्षेत्र में भी सक्रिय होंगी और सार्वजनिक क्षेत्र में भी सक्रिय होंगी। सो इस प्रकार से चंगू, हमने जो आज पढ़ा ना, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, तो इन दोनों को कंसेप्ट मैंने तेरे को समझा दिया है और मुझे उम्मीद है कि तेरे को समझ में भी आ गया होगा ना। भले ही थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, लेकिन ये भी उम्मीद है कि अब तू कभी भूलेगा नहीं। तो चंगू ने कहा हाँ, जिस तरीके से तूने कहानी बताई है ना, मजा आ गया और हर एक कंसेप्ट मुझे अच्छे से क्लियर हो गया। अब जो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा ना, उसको भी इसी बेहतरीन तरीके से समझाना। तो मतलब ये चैप्टर खत्म हो गया? बिल्कुल, ये चैप्टर एक इंट्रोडक्शन पार्ट था जो यहाँ पर समाप्त होता हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे को अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर सच्ची में मजा आया है तो बस एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करना जरूर ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है या उन्होंने पढ़ के भी स्कूल में समझ में नहीं आया, यहाँ से समझ में आ जाएगा। और सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो अगले चैप्टर का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया, चैप्टर को समझा, पढ़ा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।